नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे ठंड की। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 5 जनवरी तक बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी यूपी में भी कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय दृश्यता कई जगह शून्य तक पहुंच रही है। कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट और शीत दिवस की संभावना है। स्कूल भी कई जिलों में बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शुष्क मौसम की चेतावनी दी है, लेकिन ठंड का असर लगातार महसूस होगा। पश्चिमी और तराई के जिलों में गलन भरी पछुआ हवाएं और कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वाहन चालक, वरिष्ठ नागरिक और बच्चे विशेष सावधानी बरतें। दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठंड का कहर लगातार जारी है। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। घने कोहरे बने रहने की संभावना लगातार यहां पर जताई गई है। ठंड और कोहरे से सतर्क रहें। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। गलन भरी पछुआ ने भी ठंड बढ़ा दी है। आपको बता दें, पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में भी अब ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। शुष्क मौसम है, लेकिन ठंड लगातार जारी है। पूर्व पश्चिम यूपी में घना कोहरा देखा गया है। ठंड और कोहरे से लगातार सतर्क रहने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, ठंड का सितम यहां पर लगातार जारी है। कोहरे ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। खास करके वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह जीरो विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ठंड और कोहरे से सतर्क रहने की बात सामने आ रही है। लगातार सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। गलन भरी पछुआ ने अब ठंड बढ़ा दी है। दृश्यता जो है वो शून्य तक पहुंच गई है। ड्राइवर को सतर्क रहने की बात कही गई है। तो यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है। खास करके पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड अपना सितम दिखा रही है। घने कोहरे और ठंड को देखते हुए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश अलग अलग जिलों में जारी कर दिए गए हैं। 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें, ठंड और शीतलहर का प्रकोप इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, अलग अलग जिलों में इस वक्त रैन बसेरों की सुविधा दी जा रही है। सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। आपको बता दें, खास करके अगर वाहन चालकों की बात करें तो उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि दृश्यता जो है वो शून्य तक पहुंच गई है। विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोहरा घना देखा जा रहा है। आपको बता दें, सुबह से ही घने कोहरे की चादर लगातार देखने को मिल रही है।
और ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता संतोष चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे पहले गाजियाबाद की जानकारी दीजिए, ये जो बढ़ रही ठंड है इसका जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल फातिमा, जो इस समय बताऊं, मेरी मौजूदगी टॉनिका सिटी में है। औद्योगिक क्षेत्र है ये गाजियाबाद का, और यूपी सीडा द्वारा डेवलप किया गया है। 3000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, और जो लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पे काम पे आना शुरू हो चुके हैं, मजदूर वर्ग। परंतु अभी की स्थिति ये है कि सुनसान जैसा दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का वाहन भी आ रहे हैं, और बहुत कम लोग, मतलब 1% लोग कहा जाए कि निकल रहे हैं। स्थिति यह है कि जो हवा चल रही है उससे इतनी गलन वाली सर्दी है कि जो बाहर, मतलब जो भी अंग बिना कपड़ों के बाहर, चाहे हाथ है, चाहे नाक है, चेहरा है, जो भी है, उनपे जो हवा है ये इतनी ठंडी लग रही है कि बिल्कुल सुन्न कर दे रही है। मतलब हाथ की उंगलियां सीधी करना जो है, जो लोग दोपहिया वाहन चला रहे होंगे उनके लिए काफी परेशानी रह रही होगी। जो बाहर जो मॉर्निंग वॉक पे, तो यहाँ से लोग निकलना ही बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ का जो एक्वाई लेवल है वो बेहद खतरनाक स्थिति में है। पिछले 15 दिन से इंडिया न्यूज भी लगातार खबरें दिखा रहा है, और यहाँ जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बुजुर्गों ने बंद कर दी है, क्योंकि प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की थी, जो सांस के और दमे के मरीज हैं वो बाहर न निकले, बहुत आवश्यक काम है तो ही निकले। और बात रही स्कूलों की, तो स्कूलों की छुट्टी जो है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जिला जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके आदेश पे की गई है। परंतु ये ऐसा सिर्फ आदेश केवल कागजों में है, वो जो है दिखाई नहीं दे रहा है। निजी स्कूल संचालक बिल्कुल भी नहीं मान रहे। सुबह से कम अभी 15 मिनट पहले से मैं यहाँ हूँ, और लगभग 10 अलग अलग स्कूलों की बसें यहाँ से जो है गुजर चुकी हैं, और वो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके गई हैं। तो ऐसे में जो छुट्टियां हैं स्कूल की, जो आदेश दिए हैं उनको तो जो है मानने को कोई निजी स्कूल वाले राजी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अगर बच्चे नहीं आएंगे। जी ठीक है, लखनऊ से भी हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, लखनऊ में इस वक्त क्या स्थिति है ठंड की? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज कल की अपेक्षा आज ज्यादा ठंड बढ़ गई है। हालांकि अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे से राहत जरूर मिली है। आज विजिबिलिटी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, लगभग 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, तो ऐसे में वाहन चालकों को भी थोड़ा राहत जरूर मिली है। लेकिन जो 2 व्हीलर से लोग निकल रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत का सबब जरूर हुआ, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज का टेम्परेचर की बात करें तो आज 70 मैक्सिमम टेम्परेचर और 60 डिग्री मिनिमम, और अभी की बात करें तो लगभग 11 डिग्री का टेम्परेचर, लेकिन फील 9 डिग्री जैसा हो रहा है। यानी शीतलहर का जो प्रकोप है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जो राजधानी लखनऊ में ठंड का काफी ज्यादा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि सड़कों पर लोग इक्का दुक्का चल रहे हैं, बहुत कम लोग निकल रहे हैं, जिनको जरूरी काम से ही निकलना है सिर्फ वही निकल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर हम एक्यूआई लेवल की बात करें तो एक्यूआई लेवल भी काफी खराब स्थिति में आ गया है, लगभग 300 के आसपास पहुंच गया राजधानी लखनऊ का एक्यूआई लेवल। ऐसे में लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तो प्रदूषण की मार, वायु प्रदूषण की मार, और उसके साथ ही साथ जो शीतलहर चल रही है यानी ठंड की मार, यानी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन आज कोहरा कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को राहत जरूर है, आसानी से वो अब निकल पा रहे हैं। सड़कों पर आप पीछे देख रहे हैं कि फर्राटा भरते हुए लोग निकल रहे हैं, यानी आज कोहरा कम होने की वजह से लोग तेजी से निकल रहे हैं। हालांकि अगर हम यातायात जो विभाग की बात करें तो उनका अभी भी कहना कि आराम से चले। हालांकि कई ऐसे एनएच हाईवे हैं जो जिन पर स्पीड लिमिट भी कम कर दी गई है, जिन पे 80 थी उस पे 60 कर दी गई, जिसपे 100 थी उस पे 80 कर दी गई है। तो सुगमता को देखते हुए कहीं ना कहीं स्पीड लिमिट भी कम कर दी गई है, ताकि लोग दुर्घटना से बच सके। वहीं आपको बता दें कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की बात तो जरूर की जा रही थी, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहां पर प्रशासनिक लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। ठीक है। सोनभद्र से भी हमारे संवाददाता अंशुमन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, सोनभद्र में मौसम की क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने कोई सख्त एक्शन उठाया है स्कूलों की छुट्टियों के लिए? जी फातिमा, बिल्कुल बता दें कि जनपद सोनभद्र में लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। अगर बात तापमान की करें तो परसों 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जबकि कल 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। और वहीं अगर बात कोहरे की करें तो कल भगवान भास्कर ने सोनभद्र पर मेहरबानी जरूर की और पूरे दिन धूप खिली रही, लेकिन शाम होते ही कोहरे की चादरें गिरने लगी, और देर रात तक घना कोहरा होने की वजह से जो सड़कों पे चलने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही अभी भी आप देख सकती हैं हमारे पीछे धुंध दिखाई दे रहा है।
हालांकि सुबह होने के साथ ही विजिबिलिटी में थोड़ी राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन अभी भी जो सड़कों पे चलने वाले हैं, जो लंबी दूरी तय करने वाले लोग हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सोनभद्र में ही मारकुंडी घाटी उतरने के बाद विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। घाटी होने की वजह से वहां कोहरे का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर बात ठंड की करें तो ठंड के वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन एक तरफ दावा करता है कि हर जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर अलाव जैसी व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं। लोगों को खुद से व्यवस्था करके अलाव जला रहे हैं और उसके सहारे समय बिता रहे हैं। वहीं इस समय इस ठंड में सबसे अधिक समस्या अगर देखने को मिल रही है तो जो छुट्टा पशु हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, या जो गौशालाओं में पशु हैं उनके लिए अभी कोई ऐसी व्यवस्था होती नहीं दिख रही है जिसकी वजह से कि उन्हें राहत मिल सके। एक तरह से कहा जाए तो भगवान भरोसे ही हैं जो अपना समय काट रहे हैं इस ठंड में किसी तरह से। और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि ऐसे जगहों पे घेराव रैन किया जा बसेरों रहा की है। क्या स्थिति है? क्या वहां पर रैन बसेरों की सुविधा नहीं दी गई है सोनभद्र में? जी बिल्कुल बता दें, यहाँ क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में रैन बसेरा अस्थायी रूप से बनाया गया है, तो रैन बसेरे की यहाँ पे समस्या नहीं है। लेकिन अगर बात करें जो लोग बाहर हैं, घरों से बाहर हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है या जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए अभी भी समस्या है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है जिससे कि ऐसे लोगों को जानकारी हो सके। प्रचार प्रसार का अभाव भी देखने को मिल रहा है जिससे कि लोग इस रैन बसेरे का लाभ उठा सके। ठीक है, मेरठ से हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या स्थिति मेरठ में इस वक्त ठंड की? जी बिल्कुल, इस बार बात करें तो जो ठंड है 1 महीना लेट आई है, और 1 महीना लेट आने के बाद जो ठंड है अब इस टाइम बिल्कुल अपने जो है विकराल रूप पर है। और मेरठ में जो है डीएम, जो मेरठ डीएम है, उनके आदेश पर 10 तारीख तक की छुट्टी कर दी गई है। वहीं लगातार रोज जो सुबह है यानी कि 4 बजे से आसपास जो सड़कों पर कोहरा दिखाई दिया था, लेकिन अब यानी कि सुबह जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ता जा रहा है तो कोहरा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हालांकि कोहरे की वजह से जो सड़क पर चलने वाले जो वाहन हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप देखने को मिलती है। इसमें लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन जैसे ही दिन ढलना शुरू हो जाता है उसके बाद फिर एक बार जो कोहरे की चादर है वो सड़कों पर दिखाई देने लगती है। वहीं मेरठ की रैन बसेरों की बात करें तो सुबह के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके सभी जिले के जो डीएम हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको साफ निर्देशित कर दिया गया है कि वो खुद यानी कि रैन बसेरों में पहुंचे, वहां की व्यवस्था देखें, वहां की व्यवस्था कैसी है, शौचालय या तमाम सारी सुविधाएं इस बार लोगों को मिल रही है। तो उसको लेकर जो मेरठ के डीएम हैं डॉक्टर वीके कुमार, वो लगातार सड़कों पर है, लगातार रैन बसेरों में जा रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर जो उनकी देख रेख। जी, ठीक है, जय शुक्ला, आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, रैन बसेरों की बात तो लगातार की जा रही है, लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की हम बात कर लें तो वहां पर असलियत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? रैन बसेरों में तमाम सुविधाएं क्या दी जा रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम नगर निगम और नगर पंचायतों की बात करें तो वहां पर स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे हर बार की तरह इस बार भी बनाए गए हैं। व्यवस्थाएं दी जा रही, जहां पर भीड़भाड़ वाले इलाके, खासतौर पर अगर रेलवे स्टेशन की बात करें या और आसपास की बात करें जहां पर भीड़भाड़ ज्यादा रहती है, लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है, वहां पर अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं नगर महापालिका की तरफ, नगर निगम की तरफ से। तो ऐसे में लोगों को राहत जरूर मिल रही है। हजरतगंज के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के रैन बसेरे हैं, जिसकी वजह से जो लोग शहरों में काम ढूंढने के लिए आते हैं और रात में वहीं उनको रात बितानी पड़ती है, ऐसे लोगों के लिए राहत भरी बात जरूर है कि उनको कम से कम इस सर्द रात में आश्रय मिल जाता है। जो अगर हम रजाई की बात करें तो रजाई और गद्दा ओढ़ने बिछाने के लिए मिल जाता है, ऊपर छत मिल जाती है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए राहत भरी बात जरूर है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां अलाव की व्यवस्था करनी थी, जो पॉइंट बनाए गए थे, अभी भी प्रॉपर तौर पर हर पॉइंट पर अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग आम जनजीवन है वो ज्यादा बेहाल है। जो लोग रोजमर्रा के काम से निकलते हैं, चौराहों पर खड़े होते हैं, ऐसे में वहां पर अगर अलाव नहीं मिलता है तो लोग बाइक से आते हैं, कहीं कोई पैदल आता है, तो ऐसे लोगों के लिए समस्या जरूर आ रही। वहीं अगर हम बेजुबानों की बात करें तो जिला अधिकारी द्वारा पहले ही ये कहा गया था कि बेजुबानों के लिए भी जो गौआश्रय केंद्र है वहां पर अलाव जलाया जाए और शेड बनाया जाए और उस शेड को जो तिरपाल है उनसे ढका जाए, ताकि बेजुबान भी
कहीं ना कहीं जो सर्दी से बच सके। ऐसे में कुछ जगह तो जो पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी अधकचरी व्यवस्था है। कहीं पशु ज्यादा है तो अलाव कम जल रहे हैं, तो कहीं जल नहीं रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो लापरवाही है, जो जिनको करना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं, उनकी लापरवाही इस खंड में भी देखने को मिल रही है। चाहे वो बेजुबानों के लिए हो, चाहे वो आम जनजीवन के लिए हो, हर जगह कहीं ना कहीं जो लापरवाह है उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो इस सर्द रात में जिस तरह से कहा गया कि आवारा पशु जो रोड पे घूमते हैं, हालांकि अगर एनएचआई की बात करें तो एनएचआई द्वारा उन आवारा पशुओं पर कहीं ना कहीं वो जो रिफ्लेक्टर है वो जरूर लगाया जा रहा है। लेकिन अगर काउकोट की बात करें या इस तरह की उनके बचाव की बात करें, सर्दी से बचाव की बात करें, तो वो फिलहाल अभी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से बेजुबान जरूर परेशान है। तो अगर हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो आधी अधकचरी व्यवस्थाएं ही नजर आ रही हैं। जी संतोष, आपका रुख करूंगी। देखिए, आम जनजीवन तो इस बढ़ती ठंड से प्रभावित है ही, इंसान तो सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। रोजमर्रा की दिनचर्या में भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर बात करें बेजुबानों की, जानवरों की, तो उनके लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इस बढ़ती ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित तो वही होंगे, क्योंकि ना उनके पास कोई रहने का ठिकाना होता है। और खास करके अगर रात की बात कर ली जाए तो घने कोहरे के बीच कई ऐसे जो जानवर होते हैं वो वाहन की चपेट में भी आ जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनको बचाने के लिए क्या इंतजाम? जी, जैसा कि हमारे अभी लखनऊ से साथी बता रहे थे कि जो आवारा पशु हैं या जो निराश्रित पशु हैं, वो गौवंश ही हैं, क्योंकि और किसी पशु की ज्यादा इतनी बाहर रोड पे नहीं देखे जाते, गौवंश ही देखे जाते हैं। तो उनको जो सामाजिक संस्था है या गौ सेवक जो गौ संगठन चलाते हैं, वो लोग रिफ्लेक्टर लगाने का प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और उनका प्रयास रहता है कि जो रिफ्लेक्टर उनके गले में बांध दिया जाए। रिफ्लेक्टर की एक पट्टी है जो बांधने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिया गया था वो कहीं पे धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। सैकड़ों ऐसे जो है जो बाहर रोड पे ठंड में रात में घूमते रहते हैं, इधर से उधर रोड पार भी करते हैं, कोहरे में भी जो है कई बार सड़क पे आ जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी दुर्घटना की संभावना भी रहती है। तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जो पशु है उनके लिए तो दूर की बात है। जो हर वर्ष की भांति जहाँ पे चिन्हित है, पिछले 10 वर्ष से जहाँ पे अलाव चिन्हित है वहीं पे जलाया जा रहा है, जबकि इन 10 वर्षों में या इन 5 वर्षों में की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 गुनी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन केवल जो व्यवस्था ही चिन्हित जगहों पे है, जो 10 वर्ष पूर्व निर्धारित किए गए थे कि कहाँ अलाव जलेंगे या कहाँ, जितनी व्यवस्था 10 वर्ष पहले जो चिन्हित कर दी गई है उतना ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो अलाव की व्यवस्था पर ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। तो पशुओं की तो दूर की बात है, जो लोग यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है उसके आधार पर भी जो है प्रशासन अभी भी जो सुविधा होनी चाहिए थी। हालांकि लखनऊ से मुख्यमंत्री आदेश बार बार देते हैं और यहाँ जो है उसको पालन करने के लिए कहीं ना कहीं लापरवाह अधिकारी है, जिनके कारण जो है नहीं, आप कह रहे हैं कि धरातल पर जो दिशा निर्देश योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए थे ठंड से बचाने के लिए, वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस पे सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानी जा रही है? अधिकारियों की अगर लापरवाही है तो फिर उन पर गाज कब गिरेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही का अभी उन पर बहाना मिला हुआ है। ज्यादातर जो विभागों के लोग हैं कर दिया गया है। तो जब भी किसी से आप संपर्क करो बोल देते हैं एसआईआर की मीटिंग है, एसआईआर की मीटिंग में जा रहे हैं, एसआईआर की मीटिंग चालू होने वाली है। हमेशा जो है पिछले 1 महीने से लगातार एसआईआर का ऐसा सबको आना मिला हुआ है कि जो भी जब भी कोई पीड़ित अगर उनसे संपर्क करना चाहे या अपना परेशानी बताना चाहे तो बोल देते हैं एसआईआर में बिजी है, अभी एसआईआर की मीटिंग होने वाली है, एसआईआर की मीटिंग शुरू हो रही है, बाद में आना, बाद में मिलना। कोई भी अभी अधिकारी किसी भी विभाग का हो बहुत कम जो है दिखाई दे रहा है काम करता हुआ। सबको जो है एसआईआर का बहाना लेके कहीं ना कहीं अपने को बचाव कर रहे हैं। गाज गिरने की बात तो दूर है, क्योंकि जब उनको पहले से ही कागजों में उनके लिए ड्यूटी कहीं ना कहीं फिक्स है, तो कागजों की ड्यूटी जो है धरातल पे कम और कागजों में ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि कई बार जो है इंडिया न्यूज ने दिखाया भी है कि शुरू करने से पहले धरातल पे शुरू बाद में के लिए फोटो सेशन के माध्यम से वो अपने उच्च अधिकारी और विभाग जो उच्च मंत्रालय है उसमें कहीं ना कहीं वो संतुष्ट करने में कामयाब रहते हैं कि भाई यहाँ पे काम शुरू है, काम चल रहा है, धरातल पे सब ठीक है। लेकिन वो जो फोटो सेशन के माध्यम से ज्यादा ठीक दिखाया जाता है, जितना कि धरातल पे देखने को नहीं मिलता है। जी अंशुमन, सोनभद्र में भी धरातल पर कुछ और ही तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है क्या? जी बिल्कुल,
जनपद सोनभद्र में बात अगर अलाव की करें तो जो जगह चिन्हित है वहां पर भी अलाव नहीं जल पा रहे हैं। हालांकि जो शहरों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर अलाव जल रहे हैं, प्रतिदिन जल रहे हैं, लेकिन जो नगर पालिका के एक्सटेंशन क्षेत्र हैं, जो इस बार नए क्षेत्र जोड़े गए हैं, वहां पर न तो पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और न ही अलाव जल रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन के जो दावे हैं वो दावे कहीं न कहीं केवल कागजों पे है, धरातल पे वो दावे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ठंड काफी है और लगातार ठंड में बढ़त हो रही है और पछुआ ठंड हवाएं चल रही हैं, तो लगातार, और किसानों के इस समय गेहूं की सिंचाई चल रही है, तो पूरी रात किसानों को खेतों पे रहना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। इतना ही नहीं, जैसे धान खरीद को ही अगर लिया जाए तो धान खरीद में भी किसानों को, जिन किसानों का बोरी के अभाव में धान नहीं बिक पा रहा है, उनको 4-4 दिन 5-5 दिन केंद्रों पर अपना धान रात में देखना पड़ रहा है इस वजह से, और केंद्रों पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में किसानों को काफी समस्याएं हो रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन, हालांकि धान खरीद मामले में पूरा नियम है कि वहां पर पानी की व्यवस्था हो, वहां पर टेंट लगाए जाए, वहां पर अलाव की व्यवस्था हो, लेकिन ये सारी बिल्कुल कुल मिला के जो व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है धरातल पर। पंकज, किसानों का मेरठ में क्या हाल है? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो है गन्ने की पैदावार के लिए एक बड़ा, यानी कि बड़ी यहाँ पर गन्ने की पैदावार होती है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ चुनौती किसानों के सामने ये है कि यानी कि सुबह जिस तरह से कोहरा बढ़ता है, कोहरे में यानी कि मात्र 1 मीटर का भी कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जहां पर जो आवारा पशु है, बात करें जो खेतों में आवारा पशु होते हैं, उनसे कई बार ऐसा भी सामने आया कि उन्होंने जो किसान पर हमला कर दिया झुंड बना के, और जिसमें किसान की मौत भी हुई है। क्योंकि ऐसे में किसान 12 बजे से पहले अब खेत में नहीं जाते, क्योंकि उनको अपने जो पशु हैं जो पाल रखे हैं उनके लिए चारा भी लाना होता है। तो लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको एक तो कोहरे की मार, दूसरा जो आवारा पशु है उनके खेतों में घुस जाते हैं, उनकी जो फसलें हैं वो नष्ट कर देते हैं। क्योंकि इस समय जो गेहूं है उसकी बुआई लगातार चल रही है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो आवारा पशु से तो परेशान है, लेकिन साथ साथ में जिस तरह से ठंड बढ़ी है और ठंड ने अपना विकराल रूप दिखाया है, तो जो किसान है उन्हें भूरी मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। जी ठीक है, आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।